हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो के लिए तो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज टीसीएस एनक्यूटी के वर्बल एबिलिटी के मॉक टेस्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में। एंड पर्सनली मैं इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज टीसीएस एनक्यूटी का जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है। एंड आज जो हम एक्चुअल मॉक टेस्ट है जो हमने अपने कोर्स में प्रोवाइड करा रखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देख सकते हो ये जो हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं इसमें आप एनरोल कर सकते हो। उसका फोर्थ सेट हम सॉल्व करने वाले हैं वर्बल एबिलिटी का। थोड़ा हम सेट सॉल्व करेंगे। एंड एक्चुअली हमने ये कोशिश करी जो टीसीएस एनक्यूटी का लेवल रहता है उस एक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट में हो। सो जो डिफिकल्टी का जो लेवल है वो भी हार्ड है। एंड बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आ रही है सॉल्व करने में बिकॉज ज्यादातर बच्चे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट राइट। जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं वर्बल में, तो ज्यादातर बच्चों का मैंने स्कोर देखा 12 से 12 to 14 के आसपास है। ज्यादातर बच्चे 15 से ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो आप भी इस मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो जहां पर आपको 400 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे इन द मॉक टेस्ट। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, प्राइस काफी कम है, 160 रुपीज की प्राइस है बस। ठीक है, साथ साथ में वर्बल एबिलिटी के ऑलरेडी हमने काफी सारे क्वेश्चंस की वीडियोस यहाँ पर डाल रखी हैं। ठीक है, सो आप इनको चेक कर सकते हो, आप इनको देख सकते हो। वर्बल एबिलिटीज की काफी सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। बहुत हेल्प मिलेगी आपको टीसीएस एमक्यूटी के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपने मॉक टेस्ट को। एंड मेक श्योर टू परचेज द मॉक टेस्ट जिससे आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज हम फर्स्ट टाइम एक्चुअल क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के सॉल्व करने वाले हैं अपने चैनल पर, जो टीसीएस एनक्यूटी के लिए हमने सेट कर रखे हैं। एंड ये हमने प्रोवाइड करा रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे अपन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो 1 मिनट मिलेगा आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 25 क्वेश्चंस हैं, 25 मिनट का ही आपके पास टाइम है। ठीक है, सो लेट्स चेक दिस। सो 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट का ही आपके पास टाइम है। सो अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू परचेज द मॉक टेस्ट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अब आपको एक्चुअल लेवल पता पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली में टीसीएस एनक्यूटी में। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। नाइदर द कोच नॉर द प्लेयर्स वर रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन। Neither the coach nor the player was ready for the competition. Neither the coach nor the players have been ready for the competition. Neither the coach nor the players are ready for the competition. क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? तो देखो, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो नाइदर और नॉर जब हम इस चीज को यूज करते हैं तो हम सबसे जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है, सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, उसको हम चेक करते हैं। तो इसमें लिखा है नाइदर द कोच, तो कोच क्या है? सिंगुलर। नॉर द प्लेयर्स, सो प्लेयर्स क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या वर्ब हम यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सो नाइदर द कोच नॉर द प्लेयर्स वर रेडी फॉर द कंपटीशन। ये अपना आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बिकॉज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट सबसे क्लोज होता है उसके साथ वर्ब को यूज कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई आई टिक द ऑप्शन 1, प्लेयर्स के साथ वर आएगा अपन का। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यूज किया है। एंड ये रूल आपको भी पता होना चाहिए कि अगर अपन नाइदर नॉर को यूज कर रहा है तो सब्जेक्ट के पास वाला जो वर्ब होता है वो अपन का रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आ जाएगा। अगर सपोज ये होता नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच, तो अपन यूज कर सकते थे वॉज, बिकॉज कोच पास होता। ठीक है, तो ये चीज अपन यूज करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया, डिस्पाइट हर डैश एबिलिटीज शी स्ट्रगल टू मेंटेन फोकस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। सो डिस्पाइट हर क्या आएगा? एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, इम्पेसिबल आ सकता है, ट्राइवियल आ सकता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फिट क्या होता है? जब हम एबिलिटीज की बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स के साथ कुछ वर्ड्स साथ में चलते हैं। जो एबिलिटीज है तो एबिलिटीज के साथ अपन की एक्सेप्शनल, ये साथ में चलते हैं। एबिलिटीज कैसी होती हैं? एक्सेप्शनल होती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी यूज कर सकते हैं बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस जगह पर उतना ज्यादा फिट नहीं होगा। वी नीड टू यूज एक्सेप्शनल। ओके, क्योंकि जब हम एबिलिटीज की बात करते हैं ना, एबिलिटीज की बात करते हैं तो साथ में हमेशा 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 अपना क्या चलता है? एक्सेप्शनल चलता है। सो डिस्पाइट हर एक्सेप्शनल एबिलिटीज शी स्ट्रगल टू मेंटेन फोकस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। एरर स्पॉट करना है। द कमिटी हैज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच हैविंग देयर ओन लीडर। ठीक है, द कमिटी, ठीक है, कमिटी अपना सिंगुलर है, हैज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ, बिल्कुल सही है। ईच हैविंग देयर ओन लीडर। ओके, ईच हैविंग देयर ओन लीडर। ठीक है, अगर कम्युनिटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है एंड कम्युनिटी यहाँ पर सिंगुलर है तो अपन देयर नहीं यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे इट्स। ठीक है, सो द कमिटी हैज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स,
ईच हैविंग इट्स ओन लीडर, ये होना चाहिए। तो एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, इसमें हमारा आंसर आएगा हैविंग देयर ओन लीडर, यहां पर एरर है, ठीक है, हैविंग देयर ओन लीडर, हैविंग इट्स ओन लीडर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चूज द एंटोनिमी ऑफ एबहॉर। एबहॉर, ओके, एबहॉर जनरली मतलब होता है नफरत, नफरत करना किसी से। तो अगर नफरत का हमें एंटोनिम जानना है तो डिसलाइक तो सेम ही हो गया, हेट भी सेम हो गया, ठीक है, डिटेस्ट भी नहीं होगा, तो एडोर ही होगा, ठीक है, तो एडोर ही होगा इसका एंटोनिम। तो एडोर को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, while technological advancements continue to progress at the unprecedented rate, their rapid adoption brings forth unforeseen consequences, many of which threaten societal stability. ठीक है, what is the author's attitude towards technological advancements? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो राइटर ने ये लाइन लिखी है, राइटर का एटीट्यूड कैसा है। तो राइटर के अनुसार वाइल टेक्निकल एडवांसमेंट्स कंटिन्यू टू प्रोग्रेस, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ रही है काफी ज्यादा रेट पर, ठीक है, रैपिड एडॉप्शन मतलब उसको जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ब्रिंग्स फोर्थ अनफोर्सिन मतलब काफी सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं जो कि शायद हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, मैनी ऑफ विच थ्रेटन सोसाइटिकल स्टेबिलिटी, जो कि सोसाइटिकल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो राइटर ने लिखा है ये थोड़ा सा आप कह सकते हो एक तरीके से संशयकारी है, संशय है राइटर को, मतलब ऐसा हो सकता है, तो वो एक संशय में है, राइट, एक संशय है ऑथर को, जिस भी ऑथर ने ये लाइन रखी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ऐसा अपन को चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो जब हम संशय की बात करते हैं तो संशय को अपन इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केप्टिकल, तो स्केप्टिकल ही इसका आंसर होने वाला है, तो यहां पर हम स्केप्टिकल कर सकते हैं। एंथुसियास्ट तो नहीं है बिकॉज वो किसी चीज को लेकर एक्साइटेड नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, और कॉशंस की भी बात यहां पर नहीं कर रहा है राइटर, तो स्केप्टिकल ही अपना आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट करते हैं, द न्यू सॉफ्टवेयर वाज प्रेज्ड फॉर इट्स डैश डिजाइन विच मेड इट एक्सट्रीमली इजी टू यूज, तो मतलब यहां पर एक पॉजिटिव अप्रोच रखी जा रही है। सो अगर पॉजिटिव अप्रोच है तो आउटडेटेड तो हो नहीं सकता, इंट्रीगेट भी नहीं हो सकता, इंट्यूटिव हो सकता है, कॉन्वोल्यूटेड भी नहीं होगा, बिकॉज जब हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो डिजाइन के साथ हमें पता एक इनोवेटिव वाली चीज चलती है, इनोवेटिव या फिर हमने कुछ नया किया है उसमें, तो इसका जो आंसर होगा वो इंट्यूटिव होगा, तो इंट्यूटिव को हम चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द इम्प्लीकेशंस, अच्छा इसमें अपन को सेंटेंस को अरेंज करना है, ठीक है, द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी विजिबल अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, हाउएवर मेनी पीपल स्टिल फेल टू रिकॉग्नाइज द सीविटी ऑफ द प्रॉब्लम, दिस inaction could lead to catastrophic consequences for future generations, immediate and decisive actions are required to mitigate these risks, ठीक है। तो अगर रीअरेंज करना है तो ये कहां से सेंटेंस चालू हो सकता है, या तो यहां से चालू होगा, हाउ एवर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इमीडिएट से भी चालू नहीं हो सकता, या तो द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट होगा या द इनएक्शन से स्टार्ट होगा। बट यहां पर लिखा है दिस इनएक्शन, तो दिस इनएक्शन मतलब हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, इसका मतलब हमारा जो स्टार्ट होगा सेंटेंस वो पी से ही होगा, बिकॉज अगर आप आर सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें लिखा है दिस इनएक्शन कुड लीड टू कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस, दिस इनएक्शन मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, तो जो हमारा सेंटेंस का पहला सेंटेंस होगा वो तो पी ही होगा, द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी विजिबल अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो इसमें दिस इनएक्शन आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज अभी तक भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, कुछ ना कुछ एक्शन की बात जरूर होनी चाहिए, तो इसमें भी एक्शन की बात नहीं हो रही, क्यों में हो रही है, हाउ एवर मेनी पीपल स्टिल फेल टू रिकॉग्नाइज द सीविटी ऑफ द प्रॉब्लम, यहां पर कुछ एक्शन की बात करी जा रही है कि काफी लोग फेल है रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रॉब्लम को, तो पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आने वाला है बिकॉज एक्शन की बात हमने कर दी है तो कॉन्टेक्स्ट हमें मिल गया है, फिर आएगा दिस इनएक्शन कुड लीड टू कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फ्यूचर जनरेशन, देन एस आएगा, इमीडिएट एंड डिसीसिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू मिटिगेट दिस रिस्क, क्योंकि मिटिगेशन की बात हो रही है, तो पी क्यू आर एस अपन का सेंटेंस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज द बॉल इन योर कोर्ट मीन, बॉल इन द कोर्ट मतलब तुम्हारे पक्ष में कोई चीज होती है तब अपन बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये एक अपन का आइडम एंड फ्रेजेस आप बोल सकते हो, तो बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पक्ष में कोई चीज हो तब हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं, सो डेफिनेटली जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या होगा, इट्स योर टर्न टू टेक द एक्शन, मतलब आपके पाले में कोई चीज है अब आपको कुछ काम करना है, सो इसका जो आंसर होगा वो ए होने वाला है डेफिनेटली। नेक्स्ट करते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ गैरुलस, ओके, ये तो मुझे भी ढंग से नहीं पता गैरुलस का एंटोनिम क्या होता है, टॉकेटिव नहीं होगा,
क्योंकि एंटोनिम पूछा है। ओके, गैरिलस मतलब एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता, बट गैरिलस का मतलब आप ये बोल सकते हो कि शायद वो व्यक्ति जो, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बक बक करना, ठीक है, तो ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टॉकेटिव तो नहीं होगा, शाय भी नहीं हो सकता। शाय मतलब शर्माना, बक बक करना बोलने से रिलेटेड होना चाहिए, तो साइलेंट होगा मेरे हिसाब से। लेट्स टिक दिस, साइलेंट होना चाहिए, चैटिंग नहीं होगा। Let's save and next. Choose the correct sentence. He is one of those people who is always late for meeting. He is one of those people who is always late for meeting. He is one of those people. One of those people तो ये plural है, तो is तो नहीं आएगा। He is one of those people who are always, हाँ तो ये correct आएगा अपना। He is one of those people who are always late for meetings. देखो, he is one of those people, तो जहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं हम कह रहे हैं one of those people, those जा रहा है प्लूरल में, तो यहां पर आएगा ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु आर ऑलवेज लेट फॉर मीटिंग। तो ये अपन का बिल्कुल सही है, ठीक है। हर एक्शंस वर कंप्लीटली डैश ऑफ द वैल्यूज दैट कंपनी अपहोल्ड्स। ओके, हर एक्शंस वर कंप्लीटली डैश ऑफ द वैल्यूज दैट द कंपनी होल्ड। सो हर एक्शंस वर कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द वैल्यूज दैट द कंपनी होल्ड्स, ठीक है। बट एक्शंस के साथ हम एक चीज यूज करते हैं विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। एक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों हमेशा साथ में चलते हैं। जब भी हम एक्शंस की बात करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट की बात आती है, तो दैट्स व्हाई हर एक्शंस वर कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा ऑफ द वैल्यूज दैट द कंपनी अपहोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ लैकोनिक। ओके, लैकोनिक मतलब बड़ा आप बोल सकते हो, किसी चीज को बड़ा करना या फिर डिटेल में बताना। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो ब्रीफ होना चाहिए। चारों में अगर हम डिटेल की बात करें तो ब्रीफ में देखने को मिल रही है। सो नेक्स्ट करते हैं, the scientist was able to dash the theory with the sufficient evidence, thereby confirming its validity. Okay, the scientist was able to dash the theory. पहला क्या है, refute, refute the theory with sufficient evidence तो नहीं होना चाहिए। Propose, the scientist was able to propose the theory with sufficient evidence. प्रपोज जब हम करते हैं तो प्रपोज के साथ सफिशिएंट एविडेंस नहीं आएगा, बिकॉज साइंटिस्ट अगर किसी नई थ्योरी को प्रपोज कर रहा है तो हमेशा उसके साथ जो एविडेंस, जो चीज है वो ऐसे सफिशिएंट एविडेंस नहीं आएगा, बिकॉज प्रपोज मतलब उसके पास पूरा चीज जो है वो वैलिडेटेड है। बट यहाँ पर वैलिडेशन की बात नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज प्रपोज। So the scientist was able to substantiate, okay, substantiate आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो scientist was able to substantiate the theory with sufficient substantiate मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, तो sufficient evidence है उसके थ्रू हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज मेरे हिसाब से सही होगी। तो इसका आंसर ये आना चाहिए, बिकॉज उसका रीजन है द साइंटिस्ट वॉज एबल टू substantiate the theory with sufficient evidence, मतलब उसने जो थ्योरी, जो भी थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया, इतने एविडेंस थे उसके पास। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर अपन का सी होगा। नेक्स्ट करते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सिंगुलर है तो वर तो नहीं आएगा, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन में डिफॉल्ट यहाँ पर फॉल्ट होगा। तो 15 क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व करे हैं, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई थिंक हमने सफिशिएंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो आप देख सकते हो काफी मल्टीपल क्वेश्चंस और भी हैं अभी हमारे इस एग्जाम में, एंड साथ साथ में आपको ये टोटल 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं जिसमें आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। साथ साथ में आपको कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो ये टीसीएस के एग्जाम पैटर्न के जैसे ही है, सो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। आई वुड सजेस्ट कि आप इनको जरूर परचेज करें, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में हमने लगभग 15 क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं जो कि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। जरूरी नहीं है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को इन्हीं क्वेश्चन में लगाओ, जो कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं इनको आप बाकी के किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में लगा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।